गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वर्ड मतलब क्या होता है? सबसे कम। ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन अगर वर्ड आता है, मोस्ट कॉमन अगर वर्ड आता है तो वो किस में होगा आपका? ठीक है, मोस्ट कॉमन ये लीस्ट है आपका। ठीक, लीस्ट मतलब क्या होता है आपका? सबसे कम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे कम कॉम्प्लिकेशन जो मीजल्स डिसीज में देखने को मिलता है तो किसका मिलता है आपका? एसएसपी, जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन डी। समझ में आया? वहीं पे हम बात करें मीजल डिसीज तो सभी को मालूम है। मीजल डिसीज क्या होती है? पैरामिक्सो वायरस से आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम में अफेक्ट करने वाला डिसीज होता है, जो कि सबसे पहले स्नीजिंग कफिंग की प्रॉब्लम होती है, कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ओटाइटिस मीडिया, डायरिया, न्यूमोनिया, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी आपको। जो मिडिल ईयर में होने वाला इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है आपका? ओटाइटिस मीडिया होता है। ठीक है, डायरिया की बात करें तो डायरिया आपको सभी को मालूम है, वाटरी स्टूल पास होना क्या कहलाता है? डायरिया कहलाता है। निमोनिया क्या होती है? लंग्स में होने वाली जो डिसीज होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स जिसको हम बोलते हैं। न्यूमोकोकल बैक्टीरियाई की वजह से क्या होता है आपका? निमोनिया डिसीज होता है। और ओटाइटिस मीडिया कहाँ पे इन्फेक्शन होता है? मिडिल ईयर में, क्योंकि ईयर के 3 पार्ट होते हैं आपके। सबसे पहले तो आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो मिडिल ईयर में होने वाले इन्फेक्शन को हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ईयर में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन आ जाना क्या कहलाता है? ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। अब यहाँ पे आप सोचते होंगे कि एसएसपी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एसएसपी का फुल फॉर्म होता है सब एक्यूट स्क्लेरोटिक पेन इंसेफेलाइटिस। सब एक्यूट, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, सब एक्यूट एस्क्लेरिंग। ठीक है, एस्क्लेरिंग, एस्क्लेरा जो होता है आपका एस्क्लेरिंग कहाँ पे होगा? पेन इंसिफेलाइटिस। इंसिफेलाइटिस वर्ड से ही आप लोग समझ गए होंगे, रिलेटेड टू ब्रेन। ठीक है, इंसिफेलाइटिस मतलब रिलेटेड टू ब्रेन। ब्रेन में होने वाला जो इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है वो क्या कहलाता है आपका? इंसिफेलाइटिस कहलाता है। तो एसएसपी मतलब आपका मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कम मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम अगर पूछता, अगर इसमें मान लीजिए इसी वर्ड में आपका मोस्ट दे देता, लिस्ट की जगह में मोस्ट देता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता, ओटाइटिस मीडिया। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है लिस्ट। लिस्ट मतलब कम। ठीक है, लिस्ट यानी कम जो देखने को प्रॉब्लम मिलती है वो क्या देखने को मिलती है? एसएसपी की। उसके बाद यहाँ पे जो डायरिया दिया है, तो डायरिया क्या होता है? मोस्ट कॉमन आपका मीजल्स में वो आपका सीवियर ये जो कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसमें हमने आपको बताया, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है आपका? ओटाइटिस मीडिया होता है। समझ में आया? ठीक है, तो पोस्ट मीजल के बाद में मतलब जब मीजल्स किसी को हो जाता है और मान लीजिए कि मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज का होता है। 14 डेज के बाद जैसे कि मतलब कोई पेशेंट अगर मीजल्स से कोई एक्सपोज होता है, समझ में आया? एक्सपोज होने के बाद उसका जो एंडिंग पीरियड होता है सीवियर कंडीशन कहलाता है। उसके दौरान जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या कहलाता है आपका? डायरिया, और फिर इसके बाद निमोनिया। तो निमोनिया और डायरिया के सिम्टम क्या होते हैं आपके? मोस्ट कॉमन सिम्टम किसके होते हैं? पोस्ट मीजल स्टेज में होते हैं। कौन से स्टेज में होंगे? पोस्ट मीजल स्टेज में, इसको हम बोलेंगे। पोस्ट मीजल स्टेज में कौन सा आपका सिम्टम देखने को मिलता है? डायरिया और निमोनिया के सिम्टम। ये दो सिम्टम किस में देखने को मिलते हैं? पोस्ट मीजल्स में। समझ में आया? जब स्टेज किसकी मीजल्स की आती है? पोस्ट। प्री स्टेज में क्या दिखेगा आपका? सबसे पहले तो कॉम्प्लिकेशन, जो कम कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, सबसे पहले एसएसपी होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कहाँ देखने को मिलता है? ओटाइटिस मीडिया में। समझ में आया? सॉरी, ईयर में। ओटाइटिस मीडिया भी किसका इन्फेक्शन होता है? ईयर का होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स का लीस्ट कॉम्प्लिकेशन होगा एसएसपी, जिसको हम बोलते हैं सब एक्यूट स्क्लेरोटिक पेन इंसेफेलाइटिस। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो लीस्ट कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है ये कब, कितने टाइम के बाद देखने को मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 7 to 10 ईयर में ये पेशेंट में देखने को मिलता है, 7 से 10 साल बाद। मतलब अगर किसी भी पेशेंट को मान लीजिए मीजल्स इन्फेक्शन हुआ है तो कितना टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा? 7 to 10 ईयर तक। मतलब 7 to 10 ईयर के बाद ही ये कॉम्प्लिकेशन उसके अंडर में क्या होगा? देखने को मिलेगा। 7 से 10 साल बाद, 7 से 10 साल बाद क्या होगा? ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी है, एसएसपी। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन दिया है हर्ड इम्यूनिटी इज ओवर परसेंटेज इज कंसीडर्ड नेसेसरी प्रिवेंट इपिडेमिक स्प्रेड डिप्थीरिया। देखिए इसमें क्या पूछा गया? हर्ड इम्यूनिटी इज ओवर परसेंटेज कंसीडर्ड नेसेसरी इपिडेमिक स्प्रेड ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का इपिडेमिक और एंडेमिक के बारे में मैंने आपको बताया था। इपिडेमिक मतलब होता है आउट ब्रेक ऑफ डिसीज। जब डिसीज क्या होती है? आउट ब्रेक होती है। जब डिसीज मतलब बोलना चाहिए कि एक एरिया से दूसरे एरिया में फैलती, वो होता है आउटब्रेक। और कांस्टेंट एरिया में अगर डिसीज फैलती, कांस्टेंट मतलब पर्टिकुलर केवल एक एरिया में, कांस्टेंट एरिया में होता है, तो वो कहलाता है आपका इंडेमिक। क्या कहलाएगा?
इंडेमिक। आपको टर्म मैंने आपको इसके पहले बताया था, आउटब्रेक जो डिसीज होती है वो होती है आपकी एपिडेमिक, और कांस्टेंट एरिया में अगर कोई डिसीज फैलती है वो क्या कहलाता है आपका इंडेमिक कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हार्ड इम्यूनिटी का जो परसेंटेज देखा गया है प्रिवेंट एपिडेमिक स्प्रेड ऑफ डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का जो बोलना चाहिए कि जो एपिडेमिक रेट है उसको प्रिवेंट करने में, अगर हम किसी भी मतलब वहाँ उस एरिया में, उस कम्युनिटीज़ एरिया में जहाँ पर डिप्थीरिया फैली हुई है वहाँ पे अगर हम वैक्सीनेशन देते हैं, वैक्सीन लगाते हैं इसका डिप्थीरिया का, तो कितने परसेंटेज हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कितने परसेंटेज कर सकते हैं? 70%, क्योंकि डिप्थीरिया क्या होती है आपके सभी को मालूम है। माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो डिसीज होती है सबको मालूम है कि ये कैसे डिसीज होती है, कैसा इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा आपका, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं। और जब ये स्नीजिंग कफिंग की प्रॉब्लम अगर होती है तो हम उसको वैक्सीन के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि उनके सबसे पहले तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किस में प्रेजेंट होता है आपके सलाइवा में, ठीक है ऐसे। और इस तरह से जब अगर सलाइवा में होगा तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू वो डिसीज कॉज होगा। और अगर हम इसको वैक्सीन दे देंगे तो क्या होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा कि 70% चांसेस रहेंगे कि हम डिप्थीरिया को क्या कर सकते हैं। और हार्ड इम्यूनिटी तो सभी को मालूम है, हार्ड इम्यूनिटी होती है कम्युनिटी इम्यूनिटी। कम्युनिटी इम्यूनिटी मतलब क्या होता है कि जब कम्युनिटी में हम कोई भी डिसीज़ के लिए हम वैक्सीन वगैरह लगा देते हैं तो उस वैक्सीन को लगाने के बाद जो इम्यूनिटी इंक्रीज होती है सोसाइटी के अंदर, उसको हम, या कम्युनिटी के अंदर जो इम्यूनिटी इंक्रीज होती है उस डिसीज़ के लिए, या रजिस्ट्रेशन पावर ऑफ डिसीज़ जिसको हम बोलते हैं, वो डिसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इम्यूनिटी अगर कॉम्बिनेशन ग्रुप ऑफ मतलब जो कम्युनिटी होती है वहाँ पे अगर वो इम्यूनिटी बनती है तो वो कहलाती है आपकी हार्ड इम्यूनिटी। समझ में आया? क्योंकि जब हम सभी पर्सन को अगर हम वैक्सीन लगा देंगे तो डिसीज़ कहाँ से होगी, डिसीज़ तो प्रिवेंट हो जाएगी आपकी ना, वहीं पर डिसीज़ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। समझ में आया? तो इसका जो प्रिवेंशन रेट रहेगा वो कितना परसेंटेज रहेगा आपका, 70%। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ डिप्थीरिया कैरियर। डिप्थीरिया कैरियर के लिए जो ट्रीटमेंट चॉइस है वो कौन सा है आपको, तो ये बताना है आपको। तो कौन सा है आपका, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और डीपीटी। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ डिप्थीरिया कैरियर के लिए इसका ड्रग ऑफ चॉइस आपका कौन सा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, डिप्थीरिया होगा कि इरिथ्रोमाइसिन होगा कि टेट्रासाइक्लिन होगा कि पेनिसिलिन होगा कि डीपीटी होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक होती है जो डिप्थीरिया के लिए क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। मतलब आपने देखा होगा कि देखिए कुछ कुछ ड्रग्स का एक्शन ऐसा होता है। और टेट्रासाइक्लिन तो कॉलरा के लिए यूज होती है। मैंने बताया था कि जो कीमो प्रोफिलैक्सिस बेस में, अगर हम प्री प्रोफिलैक्सिस बेस में जो हम ड्रग्स का यूज करते हैं तो वो हम किसके लिए करते हैं, कॉलरा के लिए करते हैं। समझ में आया, कॉलरा के लिए। और पेनिसिलिन एक ऐसी ड्रग है जो नॉर्मल एंटीबायोटिक होती है जो सभी में क्या होती है, यूज होती है आपकी। और डीपीटी तो एक वैक्सीन होती है। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस क्या होता है आपका, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस क्या है, एक प्रकार का वैक्सीन होता है। तो ट्रीटमेंट चॉइस बताया गया है इसमें। तो डिप्थीरिया का जो ट्रीटमेंट चॉइस है वो क्या है आपका, इरिथ्रोमाइसिन है। समझ में आया? तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इसमें केस और कैरियर, मतलब कैरियर का मतलब, डिप्थीरिया कैरियर का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो कैरियर का मतलब होता है कि इसमें जो डिसीज का सिम्टम होता है, एक तो यहाँ पे अगर वर्ड होता केस, क्या होता, केस वर्ड होता। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब मरीज खुद इन्फेक्टेड होता है, ठीक है, मरीज जब खुद इन्फेक्टेड होता है और उसके बाद अगर इन्फेक्शन को कॉज करता है तो वो तो कहलाता है केस, ठीक है। और कैरियर में क्या होता है, इसमें मरीज इन्फेक्टेड तो रहता है लेकिन कोई सिम्टम शो नहीं करता है। कैरियर में सिम्टम शो नहीं करेगा, उसके बॉडी के अंदर सिम्टम प्रेजेंट रहेंगे और वो डिसीज को जाकर किसी अन्य पर्सन को क्या कर देता है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, समझ में आया। और केस में क्या होता है, सिम्टम भी शो होते रहते हैं, पर्सन को क्या रहता है, इन्फेक्शन भी प्रेजेंट रहता है। पर्सन को क्या रहेगा, वो इन्फेक्टेड रहेगा, उसके बाद वो इन्फेक्शन को कॉज करेगा। लेकिन कैरियर क्या रहता है, कभी कभी क्या होता है कैरियर में कि वो पर्सन इन्फेक्टेड तो नहीं रहेगा लेकिन उसके पास में सिम्टम क्या होते हैं, शो नहीं रहते, और वो सिम्टम जाके क्या करता है किसी अन्य पर्सन को, मान लीजिए कि बैक्टीरिया वायरस, या तो फिर मान लीजिए उसकी स्किन में है, ठीक है, या हो सकता है कि उसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं किया, उसकी इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग हो, लेकिन वो नेक्स्ट पर्सन को क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो वो सिम्टम शो अगर नहीं हो रहा है आपका कैरियर में तो वो होता है कैरियर। केस में क्या होता है, सिम्टम शो करता है। इतना ध्यान रखिए, ये दोनों में मेन पॉइंट ये होता है आपका डिफ्रेंसिएशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होता है। वही कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में जो मम्स होता है, मम्स डिसीज जो चिल्ड्रेन में होती है, तो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए है निमोनिया, पैंक्रेटाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस। तो मोस्ट कॉमन कॉज मम्स डिसीज का जो बच्चों में होता है वो किसका देखने को मिलता है, तो आपको बताना है। तो निमोनिया का दिखता है कि या तो फिर पैंक्रेटाइटिस का, या एसेप्टिक मेनिंजाइटिस का, या इंसेफेलाइटिस का। तो किसका देखने को मिलता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी,
इसका क्या दिखता है आपका ऑप्शन सी। आपको ध्यान रखना है असेप्टिक मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस तो सभी को मालूम है कि क्या होता है, ठीक है। मम्स डिसीज अगर मान लीजिए कि बच्चे में हो रहा है तो मोस्ट जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है, हमने आपको बताया था कि इसके पहले मेल में और फीमेल में जो इन्फेक्शन होता है, अगर मम डिसीज़ होती है तो ओरकाइटिस किस में होता है, मैंने आपको बताया था जो मेल में होता है वो ओरकाइटिस डिसीज़ होती है, किस में होता है, मेल में होता है। और वहीं पे हमने आपको बताया था ऊफ्राइटिस, ऊफ्राइटिस बताया था आपको, हम किस में बताए थे, ऊफ्राइटिस आपको फीमेल में बताए थे। और ये ओरकाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस, ऊफ्राइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरी। समझ में आया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो उनका रिप्रोडक्शन रेट होता है वो क्या होता है, फेल हो जाता है, इनफर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब उनकी जो रिप्रोडक्टिव रेट होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। समझ में आया। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी, क्योंकि जिस ओवरी से क्या होता है आपका ओवम रिलीज होता है, और टेस्टिस से क्या होता है आपका स्पर्म रिलीज होता है। इससे क्या होता है कि उनकी जो क्वांटिटी है उनका रेट है क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है। इससे रिप्रोडक्शन रेट जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। समझ में आया। तो ये इन्फेक्शन किस में देखने को मिलता है, एडल्ट में देखने को मिलता है, मेल और फीमेल में। बच्चे में क्या पूछा गया है, क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, तो मेनिंजाइटिस का। अब हम बताते हैं आपको मेनिंजाइटिस क्या होता है। मेनिंजाइटिस सभी को मालूम है, जो कवरिंग लेयर ऑफ द ब्रेन की जो कवरिंग लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, मेनिंजाइटिस। असेप्टिक और सेप्टिक, तो असेप्टिक मतलब इसमें इन्फेक्शन, असेप्टिक ये ध्यान रखिएगा, असेप्टिक मतलब होता है इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं रहेगा, लेकिन वो क्या करता है, मेनिंजाइटिस मतलब मेनिंजस में इन्फ्लामेशन लाता है। किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं रहेगा सीवियर, लेकिन क्या करता है वो मेनिंजस। असेप्टिक मतलब समझ में आया, असेप्टिक टेक्निक आपने सुना होगा और सेप्सिस टेक्निक आपने सुना होगा। तो प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन और प्रेजेंस ऑफ नॉट इन्फेक्शन, दो समझ में आया। इसमें क्या रहता है असेप्टिक मेनिंजाइटिस में कि किसी भी प्रकार का, मान लीजिए कि इसमें क्या देखने को मिलेगा, किसी भी प्रकार का आपका इन्फेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन मेनिंजस में क्या रहेगा, स्वेलिंग आ जाएगी। अब वहीं पे हम बात करें कि जो मेनिंजाइटिस होता है आपका, तो आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि मेनिंजाइटिस की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेक्नॉइड। सभी को मालूम है ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पाया मैटर। ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और आपका क्या कहलाता है, पाया मैटर। 3 लेयर होती हैं, 3 कवरिंग लेयर से मिलकर क्या बनता है आपका, मेनिंजाइटिस की लेयर बनती है, जिसमें से ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड जो लेयर होता है आपका, 2 लेयर जो होती है इसको हम लेप्टोमेनिंजस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेप्टोमेनिंजस। और जो आपका क्या होता है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। समझ में आया। ड्यूरा मैटर और आपका जो पाया मैटर होता है वो क्या कहलाता है, पैकी मेनिंजाइटिस। समझ में आया। ये जो तीनों, 2 तो मिलके बनाती हैं लेप्टोमेनिंजस, और जब ये तीनों मिलती हैं, जब ये तीनों मिलती हैं आपकी, तो क्या बनाती हैं आपकी, पैकी मेनिंजस। इसको हम बोलते हैं पैकी मेनिंजस। समझ में आया। इन दोनों का नाम अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। तो ड्यूरा मैटर और आपका अरेक्नॉइड जो मैटर होता है क्या होता है, लेप्टोमेनिंजस होता है। और ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पाया मैटर तीनों जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं आपके, पैकी मेनिंजस बनाते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बच्चों में अगर मम्स डिसीज होती है, और ये सभी को मालूम है मम्स डिसीज किसके थ्रू फैलती है, तो मिक्सो वायरस से क्या होती है आपकी, मम्स डिसीज फैलती है। समझ में आया। किसको अफेक्ट करता है, तो पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड में क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है ये। और ये डिसीज जब बच्चों में होती है तो कहाँ पे अफेक्ट करती है, जाके आपका ब्रेन में अफेक्ट करती है। ज़्यादा अफेक्ट तो नहीं करती इस प्रकार से, लेकिन इसका जो माइनर सिम्टम देखने को मिला है वो आपका असेप्टिक मेनिंजाइटिस का देखने को मिला है। समझ में आया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो आपका 7 to 14 डेज। ध्यान रखिएगा, 7 to 14 डेज क्या होता है, मम्स डिसीज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो कौन सा वायरस है इसका ध्यान रखिएगा। तो इसमें मम्स में आपको मालूम है पैरामिक्सो वायरस हो गया। इसका पॉजिटिव एजेंट अगर देखें तो क्या होता है, पैरामिक्सो वायरस होता है, ठीक है, पैरामिक्सो वायरस होगा। और यहीं पे हम बात करें तो ये रूबुला वायरस के ग्रुप का होता है, रूबुला, क्योंकि जो रूबेला होता है वो टोगोविडाई फैमिली का होता है, ये रूबुला वायरस फैमिली का होता है, ठीक है। मम्स इंक्यूबेशन पीरियड कितना मैंने आपको बताया, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है कहीं कहीं पे 14 to 18 डेज लिखा रहता है, कहीं कहीं पे आपका, तो ये 16 to 18 डेज में क्या होता है आपका, मम्स डिसीज फैलने का जो मतलब ड्यूरेशन होता है, इंक्यूबेशन होता है, तो 16 से 18 दिन तक फैलता है। ये समझ में आया, ठीक है। बाकी ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो इसका देखिए कोई मतलब ड्रग्स नहीं है। MMR वैक्सीन आती है, स्पेसिफिक रूप से इसका कोई ऐसा ड्रग्स नहीं बताया गया इसमें आप वैक्सीन दे सकते हो और स्पेसिफिक रूप से प्रोटेक्ट होने के लिए बोल सकते हो। और सबसे पहले तो आइसोलेट हो सकता है पेशेंट्स, या तो फिर वो केवल प्रिवेंटिव मेथड यूज कर सकता है और हाइजीन को मेंटेन करके क्या कर सकता है, इसको ट्रीट कर सकता है। और एक ही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है इसका, वैक्सीनेशन करवाना। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ट्रीटमेंट फॉर पर्ट्यूसिस कॉन्टैक्ट फॉर चिल्ड्रेन। मान लीजिए किसी भी पेशेंट को पर्ट्यूसिस डिसीज है और इसमें पूछा जा रहा है कि अगर वो बच्चा अगर इसके कॉन्टैक्ट में आता है, प्रोफिलैक्टिक मतलब क्या होता है, डिसीज होने से पहले,
ठीक है। अगर मान लीजिए परटूसिस कॉन्टेक्ट में बच्चा आ रहा है तो उसके लिए हमको कौन सा पहले से ही उसको हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक फॉर 10 डेज हम यूज़ करेंगे, या प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक हम 14 डेज तक यूज़ करेंगे, या प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक फॉर 12 डेज के लिए यूज़ करेंगे, या प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक हम 11 डेज के लिए। तो कितने डेज तक हमको यूज़ करना है ताकि वो बच्चा परटूसिस के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसका अफेक्ट बच्चे को ना हो। तो उसके लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक कितने टाइम तक देंगे हम, 10 डेज तक देंगे। ध्यान रखिएगा कितने दिन तक देंगे, 10 डेज तक। समझ में आया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ पोलियो इन्फेक्शन, इसमें आपका दिया हुआ है मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ पोलियो इन्फेक्शन थ्रू वेक्टर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फीकल ओरल रूट, या थ्रू ब्लड। तो पोलियो का इन्फेक्शन तो सभी को मालूम है, मैंने बताया था आपको कि जो पोलियोमाइलाइटिस जो डिसीज होती है आपकी, जो पोलियो वायरस से होने वाली इन्फेक्शन है ये, और किसके रूट के थ्रू फैलता है, तो किसके रूट के थ्रू फैलता है, आपका फीको ओरल रूट। समझ में आया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फीको ओरल। ठीक है, फीको ओरल रूट से होता है। और अगर इसका सैंपल अगर हम डिटेक्ट करते हैं तो सैंपल हम किसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं, स्टूल टेस्ट से। स्टूल टेस्ट से हम पता लगाते हैं कि पोलियो जो डिसीज हुई है तो वो किसकी वजह से हुई है, पोलियो वायरस। तो पोलियो वायरस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका स्टूल में। समझ में आया। और वहीं पे हम बात करें इसका इंक्यूबेशन पीरियड। और देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें पोलियो जो डिसीज होती है उसमें किस प्रकार का जो पैरालाइसिस होता है, तो इन्फेंटाइल पैरालाइसिस होता है केवल 1% तक। पैरालाइसिस की जो कंडीशन देखती है तो वो इन्फेंटाइल मतलब बच्चे का जब एज 1 ईयर का होता है उसको हम बोलते हैं इन्फेंटाइल। तो इन्फेंटाइल जो पैरालाइसिस होता है वो केवल 1% तक देखने को मिलता है। समझ में आया। इस इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 7 to 14 डेज। ये भी ध्यान रखिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है आपका, 7 to 14 डेज। और ये जो मैंने आपको बताया कि जो स्टूल का सैंपल हम लेते हैं पोलियो वायरस के लिए, हम स्टूल का सैंपल लेते हैं, ये मैंने आपको बताया। और सबसे अच्छा जो टाइम होता है इसको स्टूल का सैंपल लेने का वो होता है 8 वीक के अंदर अंदर। कब तक ले लेना है हमको, 8 वीक तक। उसके बाद जो उसका वायरस होता है, पोलियो वायरस जो होता है वो क्या होता है आपका, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो 8 वीक के अंदर अंदर हमको क्या करना है, उसकी बॉडी से मतलब जो इसका ग्रोथ लेवल है वो कम हो जाता है। 8 वीक तक क्या रहता है, उसका वायरस क्या रहता है, स्टूल में प्रेजेंट रहता है, आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, तो वो स्टूल में क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। तो 8 वीक के अंदर अंदर तक हमको क्या करना है, उसका टेस्ट, स्टूल टेस्ट, बेस्ट डायग्नोसिस के लिए वो टाइम पीरियड होता है। समझ में आया। ठीक है, तो ये होता है आपका। और ये भी ध्यान रखना है आपको, जब हम स्टूल टेस्ट करते हैं तो इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, तो रिवर्स कोल्ड चैन का यूज़ करते हैं पेशेंट्स में। स्टूल को हम जब लैब तक ले जाते हैं, जब उस स्टूल को हम लैब तक ले जाते हैं, टेस्ट के लिए ले जाते हैं, तो उसमें कौन सा हम कोल्ड चैन यूज़ करते हैं, तो रिवर्स कोल्ड चैन यूज़ करते हैं। समझ में आया। और रिवर्स कोल्ड चैन किसके लिए यूज होता है, रिवर्स कोल्ड चैन जब आपका स्टूल में प्रेजेंट वायरस क्या हो, डिस्ट्रॉय ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कोल्ड चैन का यूज़ करते हैं और लैब तक उसको हम सुरक्षित ले जाते हैं ताकि उसका जो टेस्ट है, वो जो रिपोर्ट है वो सही आए, क्लियर आए। समझ में आया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें पूछा गया है कि स्प्रेड का इन्फेक्शन का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फीको ओरल रूट से क्या होता है, पोलियो इन्फेक्शन फैलता है। सभी को मालूम होगा फीको ओरल रूट से, वेक्टर के थ्रू नहीं फैलता। वेक्टर के थ्रू तो आपका जैसे कि मलेरिया हो गया, ठीक है, फाइलेरिया हो गई, ये सब वेक्टर के थ्रू फैलते हैं। आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो आपका जैसे मीजल्स, मम्स, ये सब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गए। ब्लड के थ्रू क्या फैलता है, तो आपका जैसे हिपेटाइटिस हो गया, आपका HIV हो गया, ये सब किसके थ्रू फैलते हैं, आपके ब्लड के थ्रू। मतलब जैसे कि इन्फेक्टेड नीडल हो गई, या मान लीजिए कि इन्फेक्टेड ब्लड अगर किसी भी पर्सन को, STD मतलब इन्फेक्शन, ये सारे इन्फेक्शन किसके थ्रू फैलते हैं, आपके ब्लड के थ्रू फैलते हैं। तो HIV एड्स हो गया आपका, ये सब किससे फैलता है, आपका ब्लड के थ्रू। समझ में आया। तो मोड ऑफ स्प्रेड, ट्रांसमिशन ऑफ स्प्रेड पोलियो इन्फेक्शन का आपको मालूम हो गया किसके थ्रू फैलता है, आपका फीको ओरल रूट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच एमॉन्ग द मलेरियल पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेरिब्रल मलेरिया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि मलेरियल जो पैरासाइट है वो रिस्पॉन्सिबल, कौन सा ऐसा पैरासाइट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिब्रल मलेरिया के लिए। तो मैंने आपको बताया था फीमेल एनाफ्रीज मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया डिसीज फैलती है। इसमें 4 टाइप्स के होते हैं आपके, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवैली, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो सेरिब्रल मलेरिया तो सभी को मालूम है बहुत घातक है, क्योंकि ये सेरिब्रल मतलब ब्रेन में जाके ये कॉज कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मलेरिया कहाँ अफेक्ट कर रहा है, आपका ब्रेन में जाके इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है, तो देखिए हम आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बता रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है, मतलब डेथ नहीं बोला चाहिए कि बीमारी, मॉर्बिडिटी रेट अगर आती है, मॉर्बिडिटी मतलब मैंने आपको बताया था सिक रेट, मॉर्बिडिटी यानी क्या बताया था आपको, सिक रेट। सबसे ज़्यादा अगर मोर्बिडिटी रेशियो अगर देखने को मिलता है किसके थ्रू फैलता है, आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू फैलता है। वहीं पे हम बात करें जो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है वो सेरिब्रल मलेरिया करता है। समझ में आया।
फाल्सीपेरम जो इसका ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। क्या करता है आपका सेरिब्रल मलेरिया को जो कॉज करने वाला होता है वो क्या होता है आपका प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम होता है। समझ में आया। और मोर्टालिटी रेट किसकी वजह से होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मोर्टालिटी रेट किसकी वजह से होता है आपका, बताइए इसका मोर्टालिटी रेट भी किससे करता है आपका प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से ही करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मोर्टालिटी रेट किसके थ्रू करता है आपका प्लाज्मोडियम, तो इसमें मोर्बिडिटी रेट वाइवेक्स में पूछा जाएगा। और मोर्टालिटी मतलब क्या होता है मृत्यु दर, ध्यान रखिएगा। मोर्टालिटी यानी मृत्यु दर, मोर्बिडिटी यानी होता है सिक रेट। समझ में आया। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है तो ध्यान रखिएगा। प्लाज्मोडियम जो आपका फाल्सीपेरम होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है तो इसका होता है 7 to 14 डेज का। कितने टाइम तक रहता है ये 7 to 14 डेज का। वहीं पर हम मलेरियाई की बात करें तो मलेरियाई में क्या होता है आपका जो ये डी ऑप्शन है इसका इंक्यूबेशन बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा अगर इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसका होता है आपका 28 डेज का, या एबव भी जाता है, ध्यान रखिएगा। 28 डेज का क्या होता है इंक्यूबेशन मलेरियाई का होता है 28 डेज, या एबव भी जा सकता है लेकिन नॉर्मल रेंज बोला गया है 28 डेज। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है 28 डेज। समझ में आया। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन सी मलेरिया पैरासाइट जो कि जाके सेरिब्रल मलेरिया करता है, मतलब ब्रेन में जाके इन्फेक्शन कॉज करता है, ब्रेन में कहीं ना कहीं जाके वो इन्फेक्शन को ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है फीवर, तो वो क्या कहलाता है आपका जो मलेरिया पैरासाइट के थ्रू फैलता है तो वो क्या होता है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरा में। समझ में आया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इंक्रीज ऑफ डॉग बाइट द बाइटिंग एनिमल शुड बी ऑब्जर्व फॉर एटलीस्ट, पूछा जा रहा है इसमें कि इंक्रीज डॉग बाइट द बाइटिंग एनिमल शुड बी ऑब्जर्व फॉर एटलीस्ट हमको कितने टाइम तक क्या करना है। उस किसी भी पेशेंट को मान लो डॉग बाइट करता है, कुत्ते ने काट लिया उसको, और उसका जो देखना है ऑब्जर्व करना है कितने टाइम तक, मतलब कुत्ते को ऑब्जर्व करना है। ध्यान रखिएगा पेशेंट के साथ साथ में कुत्ते को भी ऑब्जर्व करना है कि कुत्ते की डेथ तो नहीं हो गई, या कुत्ता किस कंडीशन पे था। ठीक है, क्या उसको रेबीज डिसीज प्रेजेंट थी कि नहीं थी, कुत्ता इन्फेक्टेड था कि नहीं था। ठीक है, तो ये आपको देखना है कितने टाइम तक। जब कुत्ता मान लीजिए किसी भी पेशेंट को काटता है तो कितने टाइम तक उसको ऑब्जर्व करते रहना है। तो 5 डेज 10 डेज 15 डेज या 20 डेज, मतलब जो भी डेज है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 10 दिन तक उस कुत्ते को या उस डॉगी को क्या करना है ऑब्जर्व करके रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि उसमें देखना है कि अगर मान लीजिए कभी बाई चांस अगर डॉगी की अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, डॉग की अगर डेथ हो जाती है, कुत्ते की डेथ हो जाती है, इसका मतलब उसको रेबीज डिसीज प्रेजेंट था। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि रेबीज डिसीज उसको प्रेजेंट था, मतलब अब पेशेंट को कहीं ना कहीं रेबीज डिसीज हो चुकी है, तो मतलब ये डेंजरस पीरियड हो जाएगा। लेकिन अगर उस समय में 10 दिन के अंदर अगर डॉग की डेथ नहीं होती है तो मतलब उसको जो रेबीज डिसीज है वो नहीं है। ध्यान रखिएगा, वो डिसीज उसको नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। और जो आपका डॉग क्या होता है, इस तरह में जो पर्सन्स होता है इस तरह में क्या होता है वो सेफ होता है। अगर मान लीजिए कि अगर डॉग की डेथ नहीं होती है तो इस तरह में पर्सन क्या होता है सेफ हो जाता है। समझ में आया। ठीक है, तो हमको उसको 10 डेज तक क्या करना है ऑब्जर्व करके रहना है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कीमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ मलेरिया कैन बी डन बाय ऑल एक्सेप्ट, कीमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ मलेरिया कैन बी डन बाय ऑल एक्सेप्ट। कीमोप्रोफिलैक्सिस मतलब होता है कोई भी डिसीज होने से पहले क्या क्या हम मतलब मलेरिया डिसीज के लिए हम कौन सा कीमोप्रोफिलैक्सिस यूज करेंगे, बाकी को एक को छोड़कर। एक्सेप्ट वर्ड पूछा है, ध्यान रखिएगा किससे रिलेटेड होगा आपका, एक को छोड़कर। क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, प्रोगोनिल या प्रीमाक्वीन। तो हम किसको छोड़कर क्या कर सकते हैं कि कौन सा कीमोप्रोफिलैक्सिस हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें से कौन सा ड्रग्स होगा आपको बताना होगा। सॉरी, कौन सा ड्रग्स जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, कौन सा ड्रग्स हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें आपको इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जो प्रीमाक्वीन होता है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। प्रीमाक्वीन हम क्या करते हैं कीमोप्रोफिलैक्सिस के रूप में मलेरिया में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लोरोक्वीन होता है उसको हम यूज़ करते हैं, मिफ्लोक्वीन का भी हम यूज़ करते हैं, और प्रोगेनिल का भी हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका यूज़ हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्रीमाक्वीन करता क्या है, तो आपके लीवर में जाके ये टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है। कहाँ इफेक्ट करता है आपका प्रीमाक्वीन, टॉक्सिक इफेक्ट कहाँ दिखाएगा, लीवर में जाके करता है। ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया भी क्या करता है, ये कॉज करता है। क्यों, क्योंकि ये जाके क्या करता है कि लीवर में एक तो पहली बार टॉक्सिसिटी अफेक्ट करता है, और हीमोलाइटिक एनीमिया भी करता है, क्योंकि वहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर आरबीसी जो होती है वो हीमोलाइटिक एनीमिया अगर होती है तो देखिए उसमें हमको प्रीमाक्वीन नहीं देना है, क्योंकि उसमें क्या होती है आरबीसी क्या होती है ब्रेक डाउन होने लगती है। और G6PD की कंडीशन पे भी हमको नहीं देना है। किस कंडीशन पे नहीं देना है,
G6PD की कंडीशन, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल अगर कम होता है, G6PD वाला जो पेशेंट्स है उसको भी हमको क्या करना है, प्रीमाक्विन डिसीज नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? तो इस कंडीशन पे हमको प्रीमाक्विन ड्रग्स नहीं देना है, क्योंकि इसका क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। तो मलेरिया की ड्रग्स तो है, लेकिन पूछा जा रहा है कि कीमोप्रोफिलैक्सिस के रूप में हमको कौन सी ड्रग्स मलेरिया का नहीं यूज़ करना है, तो वो नहीं यूज़ करना है कौन सा, प्रीमाक्विन। देखिए कीमोप्रोफिलैक्सिस मतलब होता है ट्रायल रूप में, मतलब डिसीज होने से पहले ही आप क्या करते हो, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हो, होता है कीमोप्रोफिलैक्सिस। समझ में आया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिहाइड्रेटेड चाइल्ड विल हैव ऑप्शन ए स्किन पिंच, गोज बैक स्लोली, डिप्रेस फॉन्टेनल, या संकिन आइज, या ऑल ऑफ एबव। तो आपको ध्यान रखना है, इस पे पूछा क्या गया है, डिहाइड्रेटेड चाइल्ड विल हैव, डिहाइड्रेटेड मतलब होता है जब किसी भी पर्सन के या पेशेंट के अंदर क्या होता है, वाटर की इतनी ज़्यादा डिफिशियंसी होती है कि पेशेंट किस में जाता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन पे जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी भी बच्चे को मान लीजिए डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है तो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, मतलब अगर आप उसकी स्किन को पिंच करते हो, ठीक है, पिंच करते हो तो क्या उसका स्किन दोबारा जब बैक होती है अपने नॉर्मल कंडीशन में तो क्या धीरे धीरे जा रही है, ठीक है। जैसे आपने देखा जो ओल्ड एज के पर्सन्स होते हैं उनमें झुर्रियाँ टाइप से पड़ी होती है, तो जब किसी पर्सन में पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है तो क्या होती है, जब उसकी स्किन को थोड़ा सा टच करो, पिंच करो, तो वो क्या होती है, बैक ही नहीं हो पाती है, ठीक है, उसी पोजीशन में रहेंगी पर बहुत धीरे धीरे वो बैक होती हैं। वहीं पे डिप्रेस फॉन्टेनल, जो फॉन्टेनल होते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल, पोस्टीरियर, मतलब जो फॉन्टेनल होते हैं आपके, फॉन्टेनल सभी को मालूम है, ठीक है। तो जो फॉन्टेनल होते हैं वो डिप्रेस रहते हैं बच्चे के अंदर में, समझ में आया, ठीक है। और संकेन आइज कैसी रहेंगी आपकी, इतना ड्राइनेस हो जाएगा कि आई पूरी निकली हुई दिखेगी, संकेन आइज देखने को मिलेगी आपको। समझ में आया? ये किस में देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन में। तो ये चारों कंडीशन आपको, तीनों कंडीशन देखने को मिलेंगी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। वहीं पे हम आपको बता दें, जब भी किसी पर्सन को अगर मान लीजिए डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो एक तो सबसे पहले तो मोर देन 10 to 12 टाइम, अगर मोर देन 10 to 12 टाइम क्या होता है, किसी भी पर्सन को मान लीजिए कि अगर डायरिया या लूज मोशन की अगर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो 2-3 ऐसे रीजन होते हैं जो देखने को मिलते हैं। तो एक तो आपका ये जो 3 कंडीशन दी है वो भी होता है आपका, और जो पल्स रेट होता है वीक थ्रेडी पल्स भी रहता है। डिहाइड्रेशन में क्या रहता है, वीक थ्रेडी पल्स रहेगा, जो उसकी पल्स रहेगी वो रुक रुक के आएगी, ठीक है, थ्रेडी पल्स रहेगा। समझ में आया? उसका जो पल्स रेट है, जिस पर्सन को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी तो वीक थ्रेडी पल्स रहेगा उसको, हाइपोकैलीमिया उसको रहेगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहेगा, पोटेशियम का लेवल बहुत कम रहेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये कंडीशन देखने को, और देखिए उस पर्सन की, उस बच्चे की जो मतलब आप देखेंगे जो पैर का जो तलवा होगा, ठीक है, जो उसका पैर होता है कैसा हो जाएगा, ऐसा लगता है जैसे आपने देखा होगा कि जो वाशरमैन होते हैं, कपड़े धुलने वाले होते हैं, उनके पैर में आप देखिए जब बहुत टाइम तक क्या होते हैं, पानी के कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनकी स्किन, आप ध्यान देना कभी कि उनकी स्किन पता नहीं कैसे रफ रफ जैसी दिखेगी, ठीक है, तो वो रफ रफ जैसी जो स्किन दिखती है, ठीक है, उसी तरह क्या होता है डिहाइड्रेटेड वाले बच्चे का भी देखने को, मतलब जिस भी पर्सन को डिहाइड्रेशन होता है तो इस तरह से आप उसके लेग्स या पैर या हाथ के तलवे में, मतलब हाथ का अगर वो देखते हैं, पाम को देखते हैं, हथेली को अगर आप देखते हैं तो इस तरह से वो कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग टाइम पे क्या होते हैं, पानी और डिटर्जेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, इस तरह से उनकी स्किन इस तरह से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। समझ में आया? ये होता है किसका, डिहाइड्रेशन का सिम्टम। और एक बात याद रखिएगा, 2 कंडीशन होती है, एक तो यहाँ पे डिप्रेस फॉन्टेनल आता है, एक होता है बल्जिंग फॉन्टेनल। 2 कंडीशन हम आपको बताएंगे। तो बल्जिंग फॉन्टेनल क्या होता है, बल्जिंग फॉन्टेनल तो जब बच्चा मान लीजिए बर्थ होता है, ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जब फॉन्टेनल उभरा हुआ रहेगा, और ये उभरा हुआ फॉन्टेनल कब रहता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से, जब ब्रेन में आईसीपी बहुत बढ़ जाता है, जब ब्रेन में इंट्राक्रैनियल, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होता है आपका 5 to 15 होता है, ठीक है, कितना होता है 5 to 15, और इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर ब्रेन में बढ़ जाता है तो बल्जिंग फॉन्टेनल हो जाता है, मतलब फॉन्टेनल क्या होते हैं, उभर जाते हैं। समझ में आया? और ये भी मैं आपको बता दूं, तो ये डिप्रेस फॉन्टेनल डिहाइड्रेशन में रहेगा, अब बल्जिंग फॉन्टेनल आईसीपी में रहता है, ठीक है। इसके बाद हम डिहाइड्रेशन में आपको एक चीज़ और बता दें कि डिहाइड्रेशन में हमेशा किसी भी पेशेंट को मान लीजिए डिहाइड्रेशन है तो उसको हमको देना क्या चाहिए, तो क्या देना चाहिए उसको, ORS देना चाहिए। ORS हमको क्यों देना है, हम नॉर्मल वाटर भी तो दे सकते हैं ना, पर क्यों नहीं देना है नॉर्मल वाटर, क्योंकि स्पेसिफिक रूप से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि पानी की डिफिशियंसी को तो कंप्लीट कर देगा, लेकिन हमारी बॉडी में क्या हो चुका है, इलेक्ट्रोलाइट की डिफिशियंसी हो गई है, तो पानी के साथ साथ स्पेसिफिक जो इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हुए, जैसे कि ग्लूकोज हो गया आपका, सोडियम हो गया, सोडियम सिट्रेट हो गया आपका, पोटेशियम,
तो इनका लेवल जब क्या होता है, कम हो जाता है, तो हमको उसके लिए क्या देना होता है, ORS देना होता है। समझ में आया? तो उसको फुलफिलमेंट करने के लिए हमको ORS का सॉल्यूशन देना होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। समझ में आया? सभी को मालूम होगा, इसका कंटेंट भी सबको मालूम होगा, नहीं होगा तो अच्छे से इसको पढ़िए। समझ में आया? इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैग्नीशियम इज यूज टू इन वैक्सीन। मैग्नीशियम का जो यूज़ किया जाता है कौन सी मतलब वैक्सीन को क्या करने के लिए, तो एडजुवेंट स्टेबलाइजर, एडजुवेंट, प्रिजर्वेटिव या व्हीकल। तो मैंने आपको इसके पहले के सेशन में ध्यान देना, मैंने उसमें बताया था कि एडजुवेंट जो यूज़ किया जाता है, तो हमेशा किसी भी वैक्सीन की जो वैक्सीन की पैथोजेनिसिटी होती है उसको कम करने के लिए हम एडजुवेंट का यूज़ करते हैं। समझ में आया? पैथोजेनिसिटी मतलब क्या बोलेंगे हम, कि मान लीजिए कि जैसे कोई लाइव वैक्सीन हो गई, ठीक है, लाइव वैक्सीन हो गई आपका, जैसे मीजल्स हो गया, मतलब ऐसी वैक्सीन जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसकी पैथोजेनिसिटी को क्या करते हैं, कम करके उस डिसीजन को मेंटेन करके उस वैक्सीन को मेंटेन करके रखते हैं, और वो फिर हम किसी भी पर्सन को लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका एडजुवेंट कहलाता है। जैसे मैं एडजुवेंट आपको एग्जाम्पल देती हूँ। पैथोजेनिसिटी मतलब नहीं, इम्यूनोजेनिसिटी बोलना, पैथोजेनिसिटी नहीं, सॉरी, इम्यूनोजेनिसिटी होता है। एडजुवेंट मतलब होता है इम्यूनोजेनिसिटी आप बोल सकते हो, इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। और इम्यूनोजेनिसिटी मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी की कितनी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर सकता है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, एडजुवेंट का यूज़ करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि डीपीटी में कौन सा एडजुवेंट यूज़ करते हैं, मैंने इसके पहले वाले सेशन बताया है कि आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम फॉस्फेट हो गया। तो इस तरह से एडजुवेंट हमने आपको इसमें बताया था कि आपके जो वैक्सीन होते हैं उनकी इम्यूनोजेनिसिटी को बनाए रखने के लिए हम एडजुवेंट का यूज़ करते हैं। समझ में आया? वहीं पे मैग्नीशियम का यूज़ किसके लिए किया जाता है, वैक्सीन। मैग्नीशियम का यूज़ वैक्सीन में हम किसके लिए करते हैं, तो स्टेबलाइज होने के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर मतलब क्या होता है कि जो वैक्सीन होती है वो स्टेबल रहे, ख़राब ना होने पाए, जब तक हम उसको हम कम्युनिटी या विजिट में जब हम जाते हैं वैक्सीन लगाने के लिए जाते हैं, मतलब मान लीजिए कि मीजल्स का वैक्सीन हो गया, तो मीजल्स का वैक्सीन हम कितने घंटे तक यूज़ कर सकते हैं, तो 2 to 4 आवर्स तक। आपको सभी को मालूम है लाइव वैक्सीन जितनी भी होती है मिनिमम उसको हम क्या मैक्सिमम रूप से हम 4 आवर्स तक ही उसका हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी वैक्सीन का जब हम उसके स्टेबलाइज को रखने के लिए वो वैक्सीन ख़राब ना हो पाए उतने टाइम तक तो वो चल जाए जितना उसका ड्यूरेशन होता है, तो उसको स्टेबलाइज होने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम वैक्सीन में जब उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, मैग्नीशियम का। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, परसिस्टेंट डायरिया इन इन्फेंट। परसिस्टेंट जो डायरिया होता है इन्फेंट में, तो कितने डेज के बाद बोला जा रहा है कि जो डायरिया बच्चे में प्रेजेंट होता है तो कितने टाइम तक वो परसिस्टेंट लगातार बना रहता है, ठीक है, बच्चे के अंदर। तो 7 डेज तक रहता है, 21 डेज तक रहता है, 1 मंथ तक रहता है, 7 या तो फिर 14 डेज, 21 डेज तक रहता है, या 1 मंथ तक रहता है कि 7 डेज तक रहता है। तो आपका जो परसिस्टेंट डायरिया है वो बच्चे में, बच्चा मतलब इन्फेंट मतलब 28 डेज से लेकर, इसका जो एज ग्रुप है मैंने कितना बताया था आपको, 28 डेज से लेकर 1 ईयर तक। कितने ईयर तक? 1 ईयर तक। 1 साल का जो बच्चा है आपका 28 डेज क्या हो जाएगा, नियोनेट कहलाएगा, क्योंकि बर्थ के बाद जो बच्चा 28 दिन का है, 1 मंथ का है, वो कहलाता है नियोनेट। वहीं पर 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का जो बच्चा रहेगा वो क्या कहलाएगा, इन्फेंट कहलाएगा। तो पूछा जा रहा है लगातार जो डायरिया किसी बच्चे को अगर हो रहा है, परसिस्टेंट डायरिया अगर उसको हो रहा है, ठीक है, तो वो पूछा जा रहा है कि ये जो डायरिया होता है वो कितने टाइम तक बना रहता है, उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितने टाइम तक रहता है बच्चे में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। कितने टाइम तक रहता है, 14 डेज तक, 14 दिन तक इसका क्या रहता है, परसिस्टेंट डायरिया बना रहता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस फॉर रेबीज इज गिवन ऑन। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस ऑफ, एक्सपोजर होने से पहले, प्री मतलब क्या होता है पहले, और एक्सपोज होने मतलब उसके कांटेक्ट में आने से पहले रेबीज कितने दिन तक क्या होता है, ये फैलता है, उसका प्रोफिलैक्सिस रेट कितना होता है, मतलब उसके पहले ही अगर उसको रेबीज का जैसे कि वैक्सीन अगर हम देते हैं मान लीजिए, या वैक्सीन का नहीं है, इसका डोज बताया गया है कि एक्सपोज होने का बताया गया है कि अगर किसी भी मान लीजिए कि एंटी रेबीज जो वैक्सीन हम देते हैं किसी भी पेशेंट को, ठीक है, आप इसका जो डोज दोगे या कितने डेज तक हमको उसको वैक्सीन हमको उसको देना होता है, प्री एक्सपोजर मतलब रेबीज का जो वायरस होता है वो एक्सपोज ना हो उसके पहले ही हमको कितने दिनों तक मतलब दे देना है, ठीक है, कितने दिन के अंदर अंदर। तो डेज ऑफ सबसे पहले 0, 3, 7, 14, 28 डेज या 90 डेज के अंदर दे देना है उसको।
क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को क्या? प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस फॉर रेबीज इज गिवन इन, यहाँ पे पूछा गया है कि अगर रेबीज डिसीज किसी को हो रही है तो इस एक्सपोज होने से पहले हमको जो एंटी रेबीज वैक्सीन देना है, कौन सी वैक्सीन? ARV, इसको हम बोलेंगे ARV, एंटी रेबीज जो वैक्सीन देना है एक्सपोज होने से पहले, वो कितनों दिनों में हमको दे देना है। समझ में आया? प्री एक्सपोजर से पहले पूछा जा रहा है, इसमें एक्सपोजर नहीं बोला गया, प्री एक्सपोजर बोला गया है। ये क्वेश्चन में ध्यान है, क्योंकि एक्सपोजर का अलग आंसर आएगा और प्री एक्सपोजर का अलग आंसर आएगा। तो प्री एक्सपोज होने से पहले हमको कब कब दे देना है? 03, 7, 14, 28 डेज, या फिर डेज 03 या डेज 07, 28 डेज। तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। हमको कौन एक्सपोज होने से पहले ही कितने टाइम पे हमको वैक्सीन दे देना है? तो 0 डेज या तो उसी दिन हमको दे देना है, या तो फिर 7 डेज या 28 डेज। 28 डेज अगर नहीं है 21 डेज भी रहता है। मोस्ट ऑफ द इसका सही आंसर तो 21 होता है, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं दिया है तो इसका ऑप्शन आपका 28 डेज भी सही माना जाएगा। तो प्री एक्सपोजर डेज आपका 0, 7, 28 डेज होगा। लेकिन अगर जो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इसमें अगर क्वेश्चन में एक्सपोज दे देता, प्री को हटा देता, एक्सपोज बस देता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाता। ध्यान रखिएगा कौन सा होगा आपका? 0, 3, 7, 14, 28, 90 डेज। तो इतने दिन में क्या होता है आपका? एक्सपोज होता है। समझ में आया? एक्सपोज में हम इसको देते हैं। समझ में आया? इस वैक्सीन को एक्सपोज अगर हो जाता है, कोई भी पर्सन मान लीजिए एक्सपोज हो जाता है, उसको रेबीज डिसीज होती है, उसके कॉन्टेक्ट में आता है, तो उसको हमको कितने दिनों में वैक्सीन दे देना चाहिए? डे 2, 0, 3, 7, 14, 28, 90 डेज। समझ में आया? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 0, 7, 28 डेज में हमको क्या करना है? प्री एक्सपोजर पहले हमको रेबीज वैक्सीन दे देना है। समझ में आया? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, MDT ट्रीटमेंट फॉर। MDT ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था, MDT ट्रीटमेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो जब किसी भी डिसीज़ के लिए एक जो वैक्सीन होती है वो अगर काम नहीं करती है, वर्क नहीं करती, तो उसका जो रेजिस्टेंस पावर है, मतलब वो डिसीज़ को प्रोटेक्ट करने का जो रेजिस्टेंस पावर है उसका वो कम हो जाता है। तो उसके साथ में हम जब एक ड्रग्स के साथ में और ड्रग्स भी कंबाइन करके हम देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? MDT। MDT क्या होता है? मल्टी ड्रग थेरेपी बोलते हैं। मतलब एक ड्रग्स से काम नहीं हो रहा है तो हमको 2 ड्रग्स साथ में कंबाइन करके किसी भी डिसीज़ को प्रोटेक्ट करना है, वो कहलाता है MDT ट्रीटमेंट। तो किसके लिए हम यूज़ करते हैं? ध्यान रखिएगा, हम इसके पहले भी बता चुके हैं आपको। तो ये होता है लेप्रोसी के लिए करते हैं, मलेरिया के लिए, फाइलेरिया के लिए हम कौन सा करते हैं? मास ड्रग यूज़ करते हैं। फाइलेरिया के लिए मास ड्रग, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो फाइलेरिया दिया है वो मास ड्रग होता है। मास ड्रग मतलब होता है किसी ड्रग्स के साथ ऐड करके नहीं, जब एक ड्रग का इफेक्ट कम मतलब उसका ड्रग्स का इफेक्ट अगर कम होता है तो हम दूसरा ड्रग्स देते हैं। जैसे कि हम फाइलेरिया के लिए मास ड्रग कौन सा यूज़ करते हैं? DEC। अभी कल वाले सेशन में मैंने आपको ये पढ़ाया है। DEC ड्रग्स जो देते हैं, डाई इंसेफेलॉन जो सिट्रेट ड्रग्स होता है आपका, तो किसके लिए होता है? फाइलेरिया के लिए DEC ड्रग्स होता है। ठीक है। डेंगू हो गया तो डेंगू में क्या होते हैं? आपके प्लेटलेट डिक्रीज हो जाते हैं। मलेरिया में आपको तो मालूम है, मलेरिया में क्या होता है? आपका जो RBC डैमेज होने लगती है, और मलेरिया क्या करता है? आपका क्या करता है? जो ब्रेक बोन फीवर होता है वो डेंगू होता है। अब मलेरिया क्या करता है आपका? जैसे हीमोरेजिक फीवर हो गया। ठीक है। तो मलेरिया का ये वर्क हो गया। और लेप्रोसी का काम क्या होता है? सभी को मालूम है, मैंने कल बताया था, हैंसन डिसीज और सोशल स्टिग्मा डिसीज के नाम से हम इसको जानते हैं। लेप्रोसी को हम किस नाम से जानते हैं? हैंसन डिसीज या सोशल स्टिग्मा डिसीज के नाम से जानते हैं। और इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होता है डेप्सोन। जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं डेप्सोन, और कुनैन वगैरह जो ड्रग्स होता है मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो MDT के जो ड्रग्स होता है डेप्सोन के साथ में जब हम रिफाम्पिसिन देते हैं, क्या कौन सा ड्रग्स देते हैं? डेप्सोन ड्रग का जब क्या इफेक्ट कम हो गया तो हम TB की जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, रिफाम्पिसिन जो ड्रग्स है, TB की फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होती है, हम उसको डेप्सोन के साथ में क्या करते हैं? कंबाइन करके देते हैं। तो लेप्रोसी को हम क्या कर पाते हैं? ठीक कर पाते हैं। समझ में आया? यहीं पे हम बात करें इसका इंक्यूबेशन पीरियड, तो सभी को मैंने बताया था कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितने तक रहता है आपका? 8 वीक से लेकर 8 मंथ से लेकर 8 मंथ से लेकर 20 ईयर्स तक रहता है। 20 साल तक लेप्रोसी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या होता है आपका? लेप्रोसी का होता है। समझ में आया? तो MDT ट्रीटमेंट के लिए आप कौन सा डिसीज़ यूज़ करते, कौन सा डिसीज़ के लिए आप यूज़ करते हो MDT ट्रीटमेंट? तो वो लेप्रोसी डिसीज़ के लिए करते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए। और मलेरिया में सबको मालूम है, मलेरिया सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसको करता है? अब मलेरिया ही डिसीज़ में क्या होता है? लीवर सबसे पहले अफेक्ट आता है, उसके बाद क्या होता है? आपका जो स्प्लीनोमेगैली देखने में मिलता है, तो कौन सा डिसीज़ मिलता है? मलेरिया में, क्योंकि उसमें RBC क्या होती है? ब्रेक डाउन होने लगती है मलेरिया में। तो स्प्लीनोमेगैली के चांसेस सबसे ज़्यादा मलेरिया में देखने को मिलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाई टिक? टिक डिसऑर्डर से, मैंने इसके पहले वाले सेशन में, कम्युनिटी के सेशन में देखिए सारे क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी हम इसको रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि अभी जो बच्चे CHO का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, ताकि बेनिफिट हो सके। तो जो इन्फेक्शन
टिक डिसीज़ के द्वारा फैलती है तो कौन सा है, जेई है, डेंगू फीवर है। जेई मतलब जापानी इंसेफेलाइटिस, ध्यान रखिएगा। जेईस हो गया आपका, डेंगू फीवर हो गया, क्यासनोर फॉरेस्ट डिसीज हो गया, या तो फिर येलो फीवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज। अब आपको मैंने इसके पहले बताया था कि टिक डिसीज होती है। टिक डिसीज 2 टाइप्स की होती है, हार्ड टिक होता है, एक होता है सॉफ्ट टिक। हार्ड टिक हो गया आपका, सॉफ्ट टिक, 2 टिक डिसीज होती हैं। और इंडिया में जो डिसीज होती है आपका हार्ड टिक की वजह से होता है, ध्यान रखिएगा। इंडिया में जो डिसीज होती है वो हार्ड टिक की वजह से होती है, और वर्ल्ड में जो होती है, वर्ल्ड में जो डिसीज होती है वो कहाँ होती है आपकी, सॉफ्ट टिक की वजह से होती है। और ये क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज क्यों बोला गया था, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि क्यासनूर जो फॉरेस्ट में वर्क करने वाले पर्सन्स होते हैं, ये डिसीज वहाँ से उनको क्या होती है, जो टिक होते हैं वहाँ से क्या होते हैं आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी से क्या करते हैं, पैरासाइट की तरह वर्क करते हैं, और अपना पूरा जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो ब्लड को सक करते हैं, और ब्लड को सक करने के बाद क्या करते हैं, वो लाइव रहते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में। तो ये कासनूर फॉरेस्ट जो डिसीज होती है वो क्या होती है आपके टिक डिसीज के थ्रू क्या होती है, फैलती है। टिक आपका जो हार्ड टिक होता है और सॉफ्ट टिक होता है, समझ में आया? 2 टाइप से होते हैं, और हार्ड टिक क्या होता है आपका इंडिया में प्रेजेंट होता है, और सॉफ्ट टिक आपको पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा। क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज जो होती है, कैसी डिसीज होती है आपकी, टिक डिसीज होती है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आरडीए फॉर आयोडीन फॉर एडल्ट इज, आयोडीन फॉर एडल्ट इज, तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इसका हम बोलते हैं। आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो आरडीए ऑफ आयोडीन, आयोडीन का जो आरडीए है वो एडल्ट के लिए कितना बताया गया है, ये बताना है आपको, ठीक है? समझ में आया? इससे पूछा गया, देखिए आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो आयोडीन फॉर एडल्ट के लिए होता है तो कितना होता है नॉर्मल। तो आपको बता दें कि इन्फेंट की बात अगर होती, इन्फेंट में होता तो 90 म्यूजी, ये यूजी नहीं है, ये म्यूजी होगा, ध्यान रखिएगा। म्यूजी का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है, 90 म्यूजी। तो ये जो यूनिट है म्यूजी में है आपका, स्मॉल यूनिट होती है। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर आयोडीन फॉर एडल्ट के लिए अगर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 150 म्यूजी क्या होता है आपका, 150 म्यूजी क्या होता है आपका, यूज़ किया जाता है आयोडीन फॉर द एडल्ट के लिए। वहीं पे पूछा जाता है इन्फेंट के लिए, तो इन्फेंट के लिए यूज़ करते हैं हम 90, 0 to 6 मंथ तक हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो बच्चे का भी एज ग्रुप होता है कम से कम मिनिमम 8 साल तक, 8 ईयर तक हम 90 तक ही यूज़ करते हैं, ठीक है, 8 ईयर तक। इन्फेंट से लेकर 8 साल तक हम पूरा कहा कितना यूज़ करते हैं, 90 म्यूजी तक हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका 8 ईयर से 13 ईयर, मतलब 8 ईयर से आपका जब कोई भी बच्चा 13 ईयर्स का हो जाता है उसका आरडीए जो आयोडीन का बताया गया है, तो आयोडीन का बताया गया है 120, कितना होता है, 120 म्यूजी होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब 13 से एबव एज होती है तो कितना होता है नॉर्मल जो एडल्ट का होता है, तो वो होता है 150 म्यूजी। समझ में आया? तो आरडीए नॉर्मल आरडीए जो मतलब इन्फेंट में है वो कितना होता है, 90 होता है, 90 होता है। उसके बाद बात करें हम ईयर के बाइज में, तो 8 ईयर्स तक होता है, अगर कोई भी बच्चा 8 साल तक है तो भी 90 तक रहेगा। इसके बाद जब बच्चा क्या होता है 13 ईयर का होता है तो 120 तक जाता है। समझ में आया? जब आपका 120 मतलब एडोलसेंस एज ग्रुप बोला चाहिए, एडोलसेंस एज ग्रुप में, अर्ली एडोलसेंस एज ग्रुप में अगर जाते हैं, उस एज ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अर्ली एडोलसेंस ग्रुप। ध्यान रखना, अर्ली होता है, एडोलसेंस की जो एज होती है 3 टाइप्स की होती है, अर्ली, मिडिल और लेट। अर्ली, मिडिल और लेट एडोलसेंस, ये तीनों एज ग्रुप में अलग अलग हैं। तो आपका अर्ली एडोलसेंस एज ग्रुप में हम कितना देते हैं, 120। उसके बाद मिडिल और लेट में हम देते हैं 150, ध्यान रखिएगा। और वही आपका जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है आपका 150 म्यूजी एडल्ट के लिए भी होता है। चलिए ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, 150 म्यूजी हम किस में देते हैं, आपका एडल्ट के लिए देते हैं। समझ में आए? और आयोडीन का बताया गया है लेवल ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ठीक है, आज का सेशन इतना ही, और जैसा भी लगा हो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। और जिन क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम है वो ये कमेंट्स करके इसमें बताएं हमको कि मतलब इस क्वेश्चन में हमको समझ में नहीं आया। कोई एक बच्चे का लास्ट में आया था टैलिप्स वैल्गस कुछ करके, या टैलिप कुछ क्वेश्चन ऐसा करके बच्चे पूछे थे, मुझे क्लियर याद नहीं है अभी, लेकिन किसी सेशन में मैंने पढ़ाया था तो मैंने कल कमेंट्स देखा उसमें। तो देखिए टैलिप्स वायरस और वैल्गस, आप इसका डायग्राम देख लीजिए, आपको डायग्राम पिक्चर्स में जब आप देखोगे तो पिक्चर्स में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वायरस और वैल्गस, वैल्गस मतलब होता है आपका बाहर की ओर आउटवर्ड हो जाना, और वायरस मतलब क्या होता है आपका इनवर्ड हो जाना। वैल्गस और वायरस 2 वर्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। वैल्गस और वायरस तो आउटवर्ड और इनवर्ड। तो वैल्गस आपका क्या हो जाएगा, आपका इनवर्ड हो जाएगा। आपका जो वायरस होता है, समझ में आया? टैलिप्स वायरस क्या होता है आपका इनवर्ड होता है, और टैलिप्स वैल्गस क्या होता है, आउटवर्ड होता है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो अभी आप अगर इसको डायग्राम में देखोगे तो समझ में आएगा। और ये सब कॉन्जेनाइटली डिफॉर्मिटी होती हैं, ध्यान रखिएगा, कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है आपकी। टैलिप्स इक्विनस हो गया, ठीक है, टैलिप्स वायरस हो गया, टैलिप्स वेल्गस हो गया। तो वायरस समझ में आ गया होगा। इनवर्ड मतलब होता है अंदर की ओर मुड़ जाना, और आउटवर्ड मतलब होता है पैर का बाहर की ओर मुड़ा हुआ होना। आप देखते हो जैसे कि पैर का शेप थोड़ा सा इस तरह से होता है, तो अंदर की ओर मुड़ेगा तो वो कहलाएगा इनवर्ड। और जब यही पैर क्या होता है, बाहर की ओर मुड़ता है जाके, इस तरह से बाहर की ओर जाता है आपका, तो वो क्या कहलाता है आपका आउटवर्ड। और एक होता है टैलिप्स कैल्केनियस। तो कैल्केनियस बोन के थ्रू, मतलब जब बच्चा चलता है, ठीक है, पूरी तरह से उसका जो पैर है वो टच नहीं करता है फ्लोर को, ठीक है। तो अगर वो टच नहीं कर रहा मतलब वो कैल्केनियस क्या होता है आपका। तो इस तरह से जब आप उसको स्ट्रक्चर में देखोगे तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा, लाइक एंड शेयर करिएगा, और जीएस इंडिया ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद। एक नए सेशन के साथ में कल हम फिर स्टार्ट करेंगे नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सीएचओ बेस में ही हम क्वेश्चन रख रहे हैं। कम्युनिटी के ज़्यादातर क्वेश्चन हम इसमें मेंशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और थ्योरी क्लास जिसको देखना होगा तो जो मेरा साइट है मेरे नाम पर ही बनी हुई है, ठीक है, पूजा मिश्रा नर्सिंग क्लासेस करके मेरी क्लास है। तो अगर जिसको देखना होगा तो वो आप थ्योरी क्लास दे सकते हो। धन्यवाद।